रेफ्रिजरेटर अंदर रखी हुई वेजिटेबल्स और पानी को तो ठंडा करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो इक्विपमेंट लगे रहते हैं उनका टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होता है कि हम उन पर खाना पका सकते हैं। तो फ्रिज के बाहर इतना ज्यादा टेम्परेचर और अंदर की तरफ एकदम ठंडा ठंडा, ये कैसे पॉसिबल है? इसके अलावा कई बार जब फ्रिज खराब होता है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि इसकी गैस खत्म हो गई होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके पीछे की साइंस इस वीडियो में 3D एनिमेशन की हेल्प से समझते हैं। जो रेफ्रिजरेटर्स का हल होता है वह कंप्रेसर होता है। यह एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर है। इसके अंदर एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। जब यह मोटर रोटेट करती है तो इससे जुड़ा हुआ पिस्टल कुछ इस तरीके से मूव करता है और यहां पर जो गैस होती है उसको कंप्रेस करके पंप करने का काम करता है। इन कंपोनेंट्स की वर्किंग रेफ्रिजरेटर की बॉडी को थोड़ा सा साइड में रखकर अच्छे से समझते हैं। कंप्रेसर एकदम पैक होता है क्योंकि इसके अंदर एक गैस भरी जाती है जिसका नाम है फ्रीऑन R134a, जो आजकल कॉमनली यूज होती है। और मोटर और कंप्रेसर दोनों मिलकर इस गैस को पंप करने का काम करते हैं। जब कंप्रेसर इस गैस को कंप्रेस करता है, इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर देता है और प्रेशर 8 बार तक बढ़ा देता है, और इस गैस को हम रिप्रेजेंट भी बोलते हैं। अब यह टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा है तो इसको हमें डाउन करने की जरूरत है। इसलिए इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाले रेफ्रिजरेटर कंडेंसर यूनिट के पास में भेजा जाता है, जो रेफ्रिजरेटर्स के पीछे लगी हुई कुछ ऐसी ट्यूब होती है जो हमें आसानी से दिखाई दे जाती है। और इस ट्यूब से जब हाई टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेटर फ्लो करता है तो बाहर के एनवायरनमेंट से हीट एक्सचेंज करने लग जाता है, क्योंकि कंडेंसर कॉइल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत कम। तो रेफ्रिजरेटर धीरे धीरे कूल होने लगता है। कंडेंसर के ऊपर कुछ इस तरीके के सपोर्टिंग वायर लगे रहते हैं जो कंडेंसर को सपोर्ट भी करते हैं और रेफ्रिजरेटर को कूल करने में भी हेल्प करते हैं। क्योंकि यह कंडेंसर ट्यूब से टच रहते हैं तो कंडेंसर ट्यूब का टेम्परेचर कुछ इनमें ट्रांसफर हो जाता है और एनवायरनमेंट से ये हीट को एक्सचेंज करके रेफरेंस को ठंडा करने में हेल्प करते हैं। जब रेप प्रेसिडेंट इतना लंबा रास्ता तय करके कंडेंसर कोयले से बाहर निकलता है तो का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिड्यूस हो जाता है, और जब टेम्परेचर डाउन आता है तो गैस लिक्विड में बदलने लग जाती है। इसको थोड़ा आसानी से समझें तो जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह वेपर में बदल जाता है, और जब उनको ठंडा करते हैं तो वापस लिक्विड में बदलने लग है। तो ठीक ऐसा ही इस गैस के साथ में होता है। कंटेनर यूनिट से जब गैस बाहर निकलती है तो ये थोड़ी ठंडी होकर लिक्विड में बदलना शुरू हो जाती है। अब कंडेंसर यूनिट से निकलकर यह रेफ्रिजरेटर जाता है कैपिलरी ट्यूब के पास में। कैपिलरी ट्यूब कुछ इस टाइप का एक कॉपर की ट्यूब होती है जिसका डायमीटर 0.5 से लेकर 2.2 तक होता है और इसकी लेंथ मैक्सिमम 5 मीटर तक हो सकती है। कैपिलरी ट्यूब एक टोटल डिवाइस होती है जो हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलने का काम करती है, और यही वह डिवाइस है जो रेफ्रिजरेंट को एकदम ठंडा भी कर देती है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कैपिलरी ट्यूब सिर्फ और सिर्फ एक कॉपर की ट्यूब होती है और इसमें ना कोई इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, ना ही इसमें कोई मूविंग पार्ट होता है। जो प्रेशर ड्रॉप होता है वह इस ट्यूब की लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोजल में होता है और डायामीटर के इनवर्स प्रोपोजल में होता है। तो जैसे जैसे इस ट्यूब का डायामीटर कम होता जाएगा तो प्रेशर ड्रॉप बढ़ता जाएगा, और हम लेंथ भी इंक्रीज कर देते हैं डायामीटर के साथ में, तो प्रेशर ड्रॉप और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर ड्रॉप का आपको सिंपल मतलब समझने की जरूरत है। प्रेशर ड्रॉप बढ़ रहा है मतलब प्रेशर का ड्रॉप जो है वह बढ़ता जा रहा है, यानी एक्चुअल में प्रेशर कम हो रहा है। तो जब रिपीसरेंट इस कैपिलरी ट्यूब से बाहर निकलता है तो उसका प्रेशर ड्रॉप होकर 0.6 बाहर तक पहुंच जाएगा, और जब इतना प्रेशर का ड्रॉप हो जाएगा तो टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा। तो जब इस ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेटर एंटर हो रहा था तो उसका टेम्परेचर था 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब बाहर निकलेगा तो उसका टेम्परेचर -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, और जब टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा तो 75% जो गैस थी वो लिक्विड में बदल जाएगी। रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीऑन गैस काम में लेते हैं जिसका नेचर होता है वह बहुत जल्दी ठंडी होकर लिक्विड में भी बदल जाती है और बहुत जल्दी गर्म होकर वेपर में भी बदल जाती है। इसीलिए फ्रिज के अंदर इसी गैस को काम में लेते हैं। कैपिलरी ट्यूब के आगे लगा रहता है स्ट्रेनर जो एक फिल्टर का काम करना करता है और रेफ्रिजरेटर को एकदम प्योर फोरम में आगे भेजता है ताकि आगे कोई ट्यूब में ब्लॉक ना जाए। इस ट्रेनर से निकला हुआ रेफ्रिजरेटर पहुंचता है इवेपोरेटर कॉइल के पास में, और इवेपोरेटर कॉइल भी एक ट्यूब ही होती है और ये रेफ्रिजरेटर का जो बॉक्स होता है उसके अंदर की तरफ होती है। सिर्फ यही कॉइल है जो रेफ्रिजरेटर की बॉडी में सेट रहती है,
बाकी पूरा मैकेनिज्म बाहर ही रहता है। रेफ्रिजरेटर में जो सबसे ऊपर का बॉक्स होता है, जिसको हम फ्रीजर बोलते हैं, वहां पर ये कोई लगी रहती है और इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा फ्रीजर में ही होता है। इसलिए इस बॉक्स में बर्फ आसानी से जम जाती है, क्योंकि इस कोयल के अंदर एक बहुत ज्यादा ठंडा लिक्विड रेलिजेंट फ्लो कर रहा है। तो फ्रिज के अंदर जब हम कोई वेजिटेबल या फ्रूट रखते हैं तो उसकी गर्मी को इस कोयल में चल रहा है रेफ्रिजरेटर एक्सचेंज कर लेता है, अपनी ठंड को वेजिटेबल को दे देता है और गर्मी को अपने पास में लेकर आगे निकल जाता है। यदि एक गर्म और एक ठंडी बॉल में रखी हुई है तो गर्म बोल ठंडी बोल को थोड़ा सा गर्म कर देगी और ठंडी वाली बोल गर्म वाली को थोड़ा ठंडा कर देगी। इस तरीके से दोनों अपनी एनर्जी को एक एक्सचेंज करती रहेगी। तो ठीक ऐसा ही फ्रिज में होता है। जब आइवापायरेटर कॉइल फ्रिज में रखे हुए किसी भी वेजिटेबल फ्रूट की गर्मी को एक्सचेंज करती है तो इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वह वापस वेपर में बदलने लग जाता है, गर्म होकर, यानी वापस गैस में बदलने लग जाता है। जब ये गैस इन्वेरेटर कॉइल से बाहर निकलती है तो वापस फिर से इसको कंप्रेसर के पास में भेजा जाता है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। जब रेफ्रिजरेटर ऑयल से बाहर निकलता है तो वह पूरा देश में नहीं बदल पाता है, क्योंकि कई बार होता है कि फ्रिज में कुछ रखा हुआ ही नहीं है तो रेफ्रिजरेटर किससे हीट को एक्सचेंज करेगा। और जो कंप्रेसर यूनिट होती है उसमें यदि रेफ्रिजरेटर एक भी बूंद लिक्विड फॉर्म में चला गया तो उसमें तो मोटर होती है और मोटर खराब हो जाएगी और फिर पूरा कंप्रेसर बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसको खोलकर ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए कंप्रेसर के पास में एक न्यूमरेटर को सेट किया जाता है जो इवापोरेटर कॉइल से बाद में फिर से वही प्रोसेस चलती है। तो रेफ्रिजरेटर का जो सिस्टम होता है वह क्लोज लूप में काम करता है। यदि कोई लीकेज हो जाए ही रेफ्रिजरेटर की गैस खत्म हो सकती है, अदरवाइज इसकी गैस लाइफ टाइम तक चलती है। लेकिन आप कई बार नोटिस करोगे फ्रिज में कि जो इवेपोरेटर कॉइल है उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आपने गर्मियों में देखा होगा जब हम किसी ग्लास में एकदम ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं तो उसके चारों तरफ पानी की बूंदें जम जाती हैं। तो ठीक ऐसा ही इवापोरेटर कोयल के साथ में है। फ्रिज के अंदर जो भी थोड़े बहुत वाटर वेपर होते हैं, जब कोयल ठंडी होती है तो उसके पास में चिपक जाते हैं और कोयल के चारों तरफ ही बर्फ जम जाती है, जिसकी वजह से इवापोरेटर कोई सही से हीट एक्सचेंज नहीं कर पाती है और इवापोरेटर कोई लिक्विड को गैस में नहीं बदल पाती है। इसलिए इवेपोरेटर कॉइल के चारों तरफ एक हीटर कॉइल भी लगी रहती है जो हर 5 से 6 घंटे बाद में ऑन होती है और इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर कोई बर्फ जमी हुई है तो उसको हटा देती है और यह बर्फ पिघलकर पीछे की तरफ एक कंटेनर में पानी के रूप में कलेक्ट हो जाती है। एवरेटर कॉइल्स सिर्फ फ्रीजर में ही लगी रहती है ऊपर की तरफ। बाकी नीचे बचे हुए फ्रिज में ठंड का इफेक्ट देने के लिए फैन लगे रहते हैं जो पूरे फ्रिज को कूल करते रहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि कंप्रेसर फ्रिज का हार्ट होता है, तो फ्रिज में दिमाग भी होता है और उसका दिमाग का नाम है थर्मोस्टेट। जब हम कूलिंग इफेक्ट को कम या ज्यादा करते हैं तो उस टाइम थर्मोस्टेट कंप्रेसर की स्पीड को कम या ज्यादा करके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। यदि हम फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में थीमोस्टेट कंप्रेसर को स्लो स्पीड में रोटेट करवाएगा, जिसकी वजह से कंप्रेसर कम गैस को पंप कर पाएगा और कूलिंग इफेक्ट दिखेगा। जो डीप फ्रीज होते हैं उनमें कंडेंसिंग कॉइल का स्ट्रक्चर बदल दिया जाता है जो कुछ इस टाइप का होता है और उसमें एक फेल लगा रहता है जो कंडेंसिंग कॉइल की गर्मी को बाहर निकालने का काम करता है। बाकी काम करने की प्रोसेसिंग सभी फ्रिज की एक ही जैसी होती है।